Welcome to P. Agarwal Editorials. The first topic that we are going to discuss today is related to the role of communities in water conservation. तो बेसिकली जैसे हमें पता है कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे था, तो उस पे पीएम नरेंद्र मोदी ने वाटर कंजर्वेशन पे एम्फेसिस किया कि कैसे कलेक्टिव एक्शन, कम्युनिटी का एक्शन साथ मिलकर हम कैसे वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें जल शक्ति अभियान का रहा कि कैच द रेन 2025 कैंपेन पे हाईलाइट करा गया कि हमें कैसे 2025 में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पे ध्यान देना है कि हमें अब जो पानी है उसका कैसे बचाना है, कंजर्व करना है। की इश्यूज इन वाटर, इंडियाज वाटर पॉलिसीज। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इन्हांस नहीं कर पा रहे हैं। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके पास अच्छा नॉलेज है इकोसिस्टम का, पर लेकिन उनका जो वाटर मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग ही नहीं है इतनी ज़्यादा। उन वो फिर इम्प्लीमेंटेशन तक ही उनकी चीज़ें सीमित हैं, जबकि नॉलेज उन्हें ज़्यादा है तो उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। जो वाटर यूज़र एसोसिएशंस हैं उनमें फार्मर्स ऑल्दो वो उसके मेंबर हैं, पर लेकिन उसकी कोई रियल डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। चाहे उसको इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए ही बनाया गया है कि उसको प्रमोट करा जाए, पर उसमें रियल डिसीजन मेकिंग पावर की बात है ही नहीं। तो पॉलिसीज ऐसी हों कि वो लोकल लोगों का, क्योंकि वो रोज उसमें रह रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स पता है, इश्यूज पता है, उन वो चीज़ें समझ के उस तरह पॉलिसीज बनाई जाएं, गवर्नेंस के वहाँ से चीज़ें ली जाएं तो ज़्यादा बेटर है। कम्युनिटी को बेसिकली इन्वॉल्व किया जाए। प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज़। तो जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि जो पहले की सोशली, एक तो फिर इकोनॉमिकली, ये जो मार्जिनलाइज रूप से ये सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस सफ़र करते हैं। तो पॉलिसीज ऐसी हों कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन उतना ही हो ताकि वो अपने पॉइंट्स भी रख सकें कि कैसे उनको फ़ायदा हो सकता है। ओवरकमिंग फ्रेगमेंटेड वाटर मैनेजमेंट। तो अब इसमें फ्रेगमेंटेड वाटर मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे कि फॉरेस्ट है, वाटर, लैंड, बायोडाइवर्सिटी, तो इन सबको इंडिपेंडेंटली रेगुलेट किया जाता है, जबकि ये एक्चुअल में एक है। तो इनका इंटरडिपेंडेंस इतना ज़्यादा है, तो एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम अप्रोच होनी चाहिए। जैसे कि वेस्टर्न इंडिया में जो अरान्स हैं, अब उनको क्या है कि वो सेक्रेड फॉरेस्ट हैं, उनको हम प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि उनको इसलिए माना जाता है कि वो डिटीज से लिंक्ड हैं। तो उसके लिए अब जब वाटर, उससे वाटर कंजर्व कैसे होता है, जब हम उनको कंजर्व करते हैं तो ट्री और ग्रास कवर बढ़ता है, जिसके कारण वाटर कंजर्व होता है, तो बेटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा पाती है। रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ नेचर। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ही लॉज बनाई जा रहे हैं, जबकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, नहीं तो बाद में इन्वायरमेंट हमें इम्पोर्टेंस नहीं देगी। तो इंडियन कम्युनिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी कंसीडर करती हैं कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है एनिमल्स के लिए बिफोर यूजिंग इट फॉर इरिगेशन, पर जो करंट पॉलिसीज़ हैं वो ह्यूमन नीड्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं, ना कि नेचर के रोल को कंसीडर करें कि वाटर कंजर्वेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इन वाटर पॉलिसीज़। तो अब जो क्लाइमेट चेंज है उससे वाटर स्कार्सिटी की और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और वाटर पॉलिसीज़ जो है वो फोकस होनी चाहिए कि क्लाइमेट अगर जितना मर्जी चेंज हो, पर फिर भी जो वाटर सिस्टम्स हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बन सके, कि क्लाइमेट चेंज का उस पर इफेक्ट ना बने पड़े। मूविंग बियॉन्ड रिटोरिक, अ कॉल फॉर एक्शन। तो जो रूरल वाटर पॉलिसीज़ हैं उनको एक्टिवली, मतलब कम्युनिटीज़ को एंगेज कराना पड़ेगा, क्योंकि जो टीम एफर्ट में और फिर जो नॉलेज वो रखते हैं वाटर कंजर्वेशन की या फिर एनवायरनमेंट की, वो हमारे पास नहीं है। उनको डिसीजन मेकिंग पावर में उतना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए ताकि वो बेटर, उससे वो बेटर पॉलिसीज़ बन पाएंगे। ऑल्दो वो इतना फॉर्मलाइज में भी ना कर पाएँ, पर लेकिन उनको जब इंक्लूड किया जाएगा वो अपने व्यू पॉइंट्स देंगे, उसको बेटर इम्प्रोवाइज करके या बेटर इम्प्लीमेंट करके चीज़ें लाई जा सकती हैं। CBSE's 2 एग्जाम स्कीम, अ क्लोजर लुक एट इट्स चैलेंजेस। तो अब CBSE ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि हम 2 एग्जाम स्कीम लाएंगे, कि एक बार फरवरी मार्च में हो और फिर एक बार मई में हो, ताकि बच्चों पे प्रेशर कम पड़े। वो अगर एक बार अच्छा नहीं कर पाए तो वो दूसरी बार दे पाए, पर लेकिन इससे कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो 2 बार एग्जामिनेशन बनना, और फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना कोई ईजी थोड़ी है। इतने सारे सेंटर्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, फिर चलो एक बार एग्जाम दे भी दिया, फिर अब 2 एग्जामिनेशंस के लिए जब 2 क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे, तो वो भी तो प्रॉब्लम है ना कि नॉर्मलाइजेशन की। कोई कहेगा ओ पहला इजी आ गया, मैंने तो पहला दिया नहीं था, कोई कहेगा सेकंड इजी आ गया,
तो नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम, फिर फाइनेंशियली कितना प्रॉब्लम आ जाता है, मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में कितना प्रॉब्लम आएगा, आगे +1 +2 की क्लासेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर तो मतलब काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। लॉजिस्टिकल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस, तो अब उसमें क्या है कि एग्ज़ाम शेड्यूलिंग में एक तो प्रॉब्लम आएगी, एक्चुअल इम्प्रूवमेंट कंसेप्चुअल लर्निंग में तो इतनी ज़्यादा शायद ना भी हो, पर लेकिन एग्ज़ाम शेड्यूलिंग में ज़रूर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर जो कोचिंग कल्चर है वो तो और ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाने लग जाएगा, वो कहेगा चलो पहले तो एक एग्ज़ाम की तैयारी करानी थी, अब 2 की करानी है, एक में अच्छा नहीं किया, अच्छा तो रिलीज़ कर दिए गए कि हाँ मतलब शॉर्ट कोर्सेज आ रहे हैं, तो और ज़्यादा कोचिंग मतलब जो है वो अपने कोचिंग कल्चर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 2 एग्ज़ाम साइकिल्स को मैनेज करना 26.6 लाख स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, फिर आंसर स्क्रिप्ट चेक करना, फिर टीचर्स के लिए कितना बर्डन है। अब टीचर्स एग्ज़ाम ड्यूटीज़ दें, एग्ज़ाम शेड्यूलिंग में हेल्प करवाएं, फिर पेपर चेक करें, मतलब रिजल्ट्स तैयार करें और भी क्लासेस का, तो इस तरह रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास। फिर क्लास 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी टीचर्स वगैरह की सब बताई, वही मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स, फेयरनेस, ये सब चीज़ें सेम लिखी हैं। फिर अनक्लियर रेमिडिएशन प्रोसेस, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अब जो स्टूडेंट जिसने कि फरवरी में कम किया, क्या वो 2 महीने में हम सोच रहे हैं कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेन कर पाएगा? जिसने 1 साल में नहीं, जो मतलब मे बी एनी इश्यूज, कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, अगर वो उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाए हैं जो अलॉटेड टाइम था, क्या वो 2 महीने में कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेन कर पाएंगे? नो। फिर अब सीबीएसई कह तो रही है कि जो एग्जाम, फिर मतलब एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट हम करते हैं, बट पहले अब सीबीएसई कह तो रही है कि एग्जाम जो है मतलब हम अब इस तरह करेंगे कि रोड लर्निंग पे इतना ज़्यादा फोकस ना हो, फोकस हो कि इन डेप्थ नॉलेज चेक हो, पर लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि कैसे एग्जाम्स करे जा सकते हैं, क्या किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। फिर वैसे तो चलो अभी ड्राफ्ट है, बट फिर भी देन फाइनेंशियल बर्डन कितना बढ़ जाएगा, जिसने एक ही बार देना है एग्जाम वो 2 बार कैसे देगा, मतलब 2 बार के उसे फीस सबमिट करनी पड़ सकती है। फिर जो लोग ऑलरेडी थोड़े मतलब फेयरली नॉट सो गुड बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, जो ऑलरेडी एग्जाम देने में इतना मुश्किल हो रहा है जिनको। फिर प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स एक्सप्लॉइट करेंगे 2 एग्जाम सिस्टम्स को। इम्पैक्ट ऑन स्कूल कैलेंडर एंड एडमिशंस, तो वही आगे क्लास 11th का कितना डिले हो जाएगा, अगर एग्जाम्स ही मई में हो रहे हैं तो जाके जून में रिजल्ट्स आएंगे, फिर क्लासेस शुरू होने में कितना टाइम लग जाएगा, तो हर तरह की कंफ्यूजन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, शेड्यूल्स खराब, मतलब काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। तो सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं कि हम पायलट प्रोग्राम्स करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके करें। फिर जो महीने अगर हम दे रहे हैं बीच में, एक तो वो टाइम पीरियड कम है, अगर वो टाइम पीरियड कम भी है तो भी उसमें कुछ ऐसा हो कि रेमिडिएशन के लिए कोई प्रोग्राम करा जाए, मतलब कुछ कुछ अप्लाई करके देखना चाहिए। डायरेक्टली एकदम अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम आ सकती है। कंक्लूजन यही है, इंटेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन। इंटेंट बहुत सही है, काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली करने की कोशिश हो रही है, पर लेकिन प्रॉब्लम है इसकी, पायलट प्रोग्राम्स हो, छोटे लेवल पर हो, तभी चीज़ों की असेसमेंट हो सकती है कि और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। ये तो अभी जो हमने सोचे हैं वही हैं, और भी ज़्यादा आ सकते हैं, ऑथर ने अभी जितने सोच पाए हैं वो ठीक है, बट एक्चुअल में तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ही पता चलता है। देन द इशू इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियंस पब्लिकेशन, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्लेम किया कि हम तो यूएस को साइंटिफिक पब्लिकेशंस में 2029 तक सरपास कर देंगे जी। चाइना के पास क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों है, नियरली 9 लाख पेपर्स। फिर यूएस के पास नियरली 4.5 लाख पेपर्स, देन इंडिया विद 2.7 लाख पेपर्स, और इंडिया सोच रहा है कि 2029 तक हम उन्हें सरपास कर देंगे। अब ग्लोबल कंपैरिजन अगर करें रिसर्च इन्वेस्टमेंट का, तो इंडिया का जो रिसर्च में स्पेंडिंग है वो 0.67% है जीडीपी का, और हम बाकी सारी नेशंस का तो देख ही सकते हैं, किसी का 6.3%, 4.9%, एंड चलो विदाउट सिग्निफिकेंट फंडिंग हम सरपास करने का सोच रहे हैं, जो कि एक अनरियलिस्टिक सोच है। देन CNCI स्कोर, तो ये साइटेशन का इम्पैक्ट स्कोर होता है कि क्या आपके लोग, मतलब कितने लोग रीड कर रहे हैं, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है वो एज अ सोसाइटी पे, तो उसमें हम 0.879, तो हम 30 कंट्रीज़ में से ग्लोरियस 28th पोजीशन पर हैं। फिर जो प्रेजेंस है 5 लाख, मतलब हम कह रहे हैं 5000 साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट हमारे टॉप 2% की लिस्ट में है, जो कि काफ़ी मिसलीडिंग है, क्योंकि जो मिनिमम रैंक हमारे पास है वो है 163, और
मैक्सिमम तक हम जहाँ जा रहे हैं वो है 68,000 समथिंग, उसमें हमारे 5,000 इंडियन साइंटिस्ट आ रहे हैं, तो सारे ही बहुत अच्छी लिस्ट में नहीं हैं। इंडियाज पुअर फॉर प्रेजेंस इन टॉप साइंटिफिक जर्नल्स। तो टॉप साइंटिफिक जर्नल्स की बात करें तो जैसे जैक्स की बात हो रही है, उसमें सिर्फ 305 पेपर्स हैं हमारे। फिर एनजी वानदेत केमी में 501 पेपर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल कम्युनिकेशंस में 1347 पेपर हैं। चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स को काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही हैं। जैसे जो कैस है उसके 15 टाइम्स मोर पेपर हैं जैक्स में देन CSIR लैब्स जो इंडिया में कंबाइन करके हैं। IITs ने सिर्फ 68 जैक्स पेपर कर रहे हैं, जबकि सिंगल सेकेंड टायर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो है जायमन उसने 241 पेपर्स करे हैं अभी तक। सिस्टमिक इश्यूज इन इंडियन रिसर्च, तो फ्रॉडुलेंट और लो क्वालिटी पब्लिकेशंस हैं, मतलब लार्जेस्ट नंबर फेक जर्नल्स के इंडिया के पास हैं। 62% ऑफ द वर्ल्ड स्टैंड अलोन प्रेडेटरी जर्नल्स, तो अप टू 10% जो इंडिया की टोटल रिसर्च आउटपुट है वो मे बी फेक है। देन 2019 यूएस फेडरल केस, तो हैदराबाद बेस्ड ओमनिक्स जो ग्रुप था उसको $50 मिलियन का फाइन किया गया था फॉर फ्रॉडुलेंट पब्लिशिंग। तो हमने देखा गया है कि जो इंडियन रिसर्चर्स हैं वो ज़्यादा लो क्वालिटी जर्नल्स में करते हैं, और जितनी ज़्यादा लो जर्नल उतना ज़्यादा इंडिया के पब्लिकेशंस उसमें ज़्यादा होते हैं। रियल इशू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो सिंपल इंक्रीजिंग पब्लिकेशन मेंबर्स डज नॉट मीन साइंटिफिक प्रोग्रेस, क्योंकि हर चीज़, जैसे आइंस्टाइन का कोट है कि नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड काउंट्स, नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड। तो हर चीज़ को, मतलब ये नहीं कि गिनती में बढ़ना है इसकी, उसको एक्चुअल में उसका कोई इम्पैक्ट है। हमें इंडियंस को फोकस करना चाहिए कि जो रिसर्च वो कर रहे हैं उसमें अपनी साइटेशन इम्पैक्ट, एच इंडेक्स इम्पैक्ट ये इम्प्रूव करें, हाई क्वालिटी जर्नल्स में पब्लिश करने की कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट रिसोर्स और एजुकेशन में बढ़े, फ्रॉडुलेंट पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करें। कंक्लूजन तो यही है कि अपनी सेल्फ प्रेज की बजाय ऑफिशियल्स को वर्क करना चाहिए फंडामेंटल इश्यूज पे काम करने में। और मेरे बहुत अच्छे एक मेंटर हैं, उन्होंने मेरे को इस पूरे आर्टिकल का एक क्रक्स में बोला था कि हमें ऐसे, मतलब अंधाधुन पब्लिकेशंस के पीछे भागने की भी बजाय हमें ऐसे काम पे फोकस करना चाहिए जिससे सोसाइटी पे एज अ होल किसी को कुछ इम्पैक्ट हो। अब रिसर्च पेपर को कौन जाके कर रहा है, उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी पे अभी तक, अगर उसमें कुछ वैलिड बेसिस नहीं है। थैंक यू, दीज वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे।